डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था संघीय जो सरकार है, संघ सरकार के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23 राज्य सरकार, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे पहले जो हमने जो बात की थी कि हमारे यहाँ पर जो है दोहरी सरकारें हैं, संघात्मक शासन है। तो संघात्मक शासन में जो होती है वो हमने बात की थी दोहरी सरकार होती है, अर्थात एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, ठीक है। तो संघात्मक शासन में जो है दोहरी सरकार का भी हमने पढ़ा था कि संघ सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार कार्य करती है। तो यहाँ पर हमने संघ सरकार या केंद्र सरकार जो है उसके 3 अंग होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, जो अपने पिछले चैप्टर में उसको पढ़ लिया था, ठीक है। और दूसरी जो है राज्य सरकार जो होती है उसको जो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है इसमें पढ़ेंगे अभी 23वें चैप्टर में। तो हमने चर्चा की थी कि केंद्र सरकार हो या संघ सरकार, राज्य सरकार हो, उसके 3 अंग होते हैं। इसको हम कहते हैं संघीय, सबसे पहला जो है संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है। उसके बाद संघीय कार्यपालिका और तीसरा जो अंग है वो है संघीय न्यायपालिका, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार 3 अंगों से मिलकर के बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ठीक है। तो केंद्र सरकार में ये तीनों अंगों को हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी। उसी प्रकार राज्य सरकार के भी जो 3 अंग होते हैं, उन तीनों अंगों को हम नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि राज्य व्यवस्थापिका, दूसरा जो अंग है राज्य कार्यपालिका और तीसरा जो अंग है वो है आपके राज्य न्यायपालिका, या जो हम कह सकते हैं राज्य स्तर पर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के संबंध में थोड़ा सा हम डिफरेंस करेंगे कि भारत में बाकी जो अंग जो है अलग अलग है, लेकिन न्यायपालिका जो है हम कह सकते हैं एकात्मक स्वरूप में है, यानी केंद्र और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, बल्कि एक ही जो है स्वरूप जो विद्यमान है। तो इसमें हमने चर्चा कर ली थी, इसको हम वापस रिपीट कर सकते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका, भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संसद किन किन अंगों से मिलकर के बनती है? संसद जो बनती है वो इसमें हमने पढ़ा था, संसद किन किन अंगों से मिलकर बनती है? तो राष्ट्रपति प्लस 2 सदन, ठीक है। 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इन दोनों को सामूहिक रूप से जो है वो हम संसद के नाम से जानते हैं। तो संसद जो है यानी संघीय व्यवस्थापिका भारत में किस नाम से जानी जाती है? संसद कहलाती है। संसद के जो है किसको सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के। आर्टिकल 79 आपने पढ़ा है। इसी प्रकार संघीय कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित करेंगे? तो संघीय कार्यपालिका में जो है हमने पढ़ा था राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, इनको सामूहिक रूप से हम जो है वो राज्य संघीय व्यवस्था कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। और संघीय न्यायपालिका की हमने चर्चा की थी कि भारत में संघीय न्यायपालिका को किस नाम से जाना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। किस नाम से जाना जाता है? सुप्रीम कोर्ट कह दो या उच्चतम न्यायालय कह दो, एक ही बात है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो इनके संबंध में तो आपने पूरा पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया था। संसद क्या है, लोकसभा राज्यसभा की शक्तियाँ क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, इसका हमने चर्चा कर ली थी। संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर ली कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, प्रधानमंत्री का जो है भूमिका और कार्य क्या होता है, और मंत्रिपरिषद का जो है कार्य क्या होता है। तो ये इसका हमने चर्चा कर ली थी। और न्यायपालिका के बारे में हमने इसको पढ़ लिया था, यानी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपके चैप्टर 23 नंबर जो है अब राज्य सरकार है, तो मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ आपको
कि इसके संबंध में सेम जो प्रोसेस है राज्य भी है, यानी राज्य में भी दोहरी सरकार है। राज्य में भी राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका। ठीक है, तो राज्य व्यवस्थापिका जिस तरह भारत में संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार राज्य व्यवस्थापिका को भारत में कहा जाता है राज्य विधायिका या राज्य व्यवस्थापिका। ठीक है, तो राज्य विधायिका किससे मिलकर के बनती है, राज्य व्यवस्थापिका किससे मिलकर बनती है? तो राज्य व्यवस्थापिका मिलकर के बनती है राज्यपाल, जिस तरह यहाँ राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्यों में राज्यपाल होता है। सेम प्रोसेस, सेम शक्ति है। आप ये जानोगे तब आप देखोगे कि भाई शक्तियों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वही काम राज्यों में राज्यपाल करता है। तो राज्य व्यवस्था विधायिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? राज्यपाल प्लस 2 या 1 सदन, 1 या 2 सदन। देखिए यहां पर मैं इसलिए 1 या 2 सदन लिख रहा हूं कि सारे 28 राज्यों में 2 सदन नहीं है। कुछ राज्यों में 1 सदन है जो विधानसभा के नाम से जाना जाता है, तो कुछ राज्यों में 2 सदन है। तो इनमें 1 या 2 सदन अगर हैं तो 2 सदन में अगर देखें तो कौन कौन से 2 सदन हैं, इसको कहा जाता है, पहला जो सदन होता है वो कहलाता है विधानसभा, विधानसभा। ठीक है, और जो दूसरा सदन है वो कहलाता है विधान परिषद। तो भारत में 8 राज्य 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन है जो विधानसभा के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में 1 ही सदन है, राज्य व्यवस्थापिका राज्य विधायिका का 1 ही सदन है विधानसभा। ठीक है, तो राज्य विधायिका में राज्यपाल प्लस 1 या 2 सदन, 1 या 2 यानी जहाँ 1 सदन है, जहाँ 2 सदन है वहाँ 1 नहीं है। तो 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 सदन है। तो 7 में से एक जम्मू कश्मीर हट गया, अब राज्य में नहीं रहा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर 2 सदन है और किन राज्यों में 1 ही सदन है। जहाँ 1 सदन है वो उस विधानसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राज्य व्यवस्थापिका या राज्य विधायिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? राज्यपाल प्लस विधानसभा व विधान परिषद को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? संयुक्त रूप से राज्य विधायिका कहा जाता है, राज्य व्यवस्थापिका कहा जाता है। फिर आता है राज्य कार्यपालिका। तो भारत में राज्य कार्यपालिका, राज्यों में जो कार्यपालिका है, जिस तरह संघ उसमें किसको सम्मिलित किया जाता है? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसी तरह राज्य विधायिका राज्य कार्यपालिका में सम्मिलित किया जाएगा राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, इनको संयुक्त रूप से राज्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। इसी तरह राष्ट्रपति की जगह यहाँ राज्यों में राज्यपाल होता है और यहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह एक राज्य में सबसे जो प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री, और उसकी जो मंत्रिपरिषद यहाँ भी होती है, यहाँ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, तो इनको जो है राज्य कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। न्यायपालिका के मामले में थोड़ा अलग सिस्टम है, याद रखना। भारत में भली सरकारें दोहरी है, संसद और राज्य में विधानसभा है, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, लेकिन न्यायपालिका के संबंध में यहाँ पर न्यायपालिका दोहरी नहीं है। केंद्र और राज्यों की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका का जो ढांचा है वो हमने कल पढ़ा था, पिरामिड के रूप में है, अर्थात जिसमें सबसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय होता है और राज्यों में जो है वो राज्य न्यायपालिका या जो है अलग उच्च न्यायालय, तो यहाँ पर अधीन होता है, उसके सेपरेट नहीं है। तो राज्यों में जो राज्य न्यायपालिका होती है उसको कहा जाता है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के अधीन जो होता है उसको आप बात आगे पढ़ेंगे, अपन आगे जो इसमें चर्चा करेंगे, जो जिला न्यायालय होते हैं और जिला न्यायालय के अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो ये सब, इन सब को हम चर्चा पढ़ेंगे, राज्य न्यायपालिका में इसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये बाद में, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि हम देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों में सेम कार्यों में
जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वो काम राज्यों में राज्यपाल करता है, जो काम केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है वो काम राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, जो काम संसद, जो संघीय संस्थि का जो विषयों पर कानून संसद बनाती है वो राज्यों में राज्य विधायिका बनाती है, विधानसभा बनाती है। बात समझ में आई ना। यहाँ पर जो जिसके 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं, तो कुछ राज्यों में राज्य के 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये सेम प्रोसेस है, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इस डायग्राम को समझा है तो आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पर संसद है तो यहाँ पर राज्य विधायिका यानी विधानसभा है, यहाँ राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है, यहाँ 2 सदन है तो यहाँ भी 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद। यहाँ संघीय कार्यपालिका प्रमुख जो होता है, संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होता है, या संघीय संवैधानिक प्रमुख राज्यों में राज्यपाल होता है। यहाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। यहाँ इसका जो ढांचा है वो पिरामिड के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके अधीन होते हैं ये। ऐसा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, केंद्र का न्यायपालिका अलग है और राज्यों की न्यायपालिका नहीं, उसके अधीन जो है वो उच्च न्यायालय होता है और उसके अधीन जिला न्यायालय और उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय। तो ये ढांचा आपके लिए जानना जरूरी है। फिर हम नए चैप्टर को शुरू करेंगे 23 में जो है राज्य सरकार, तो ये आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका पूछा जाए, राज्य व्यवस्थापिका में किसको सम्मिलित करते हैं, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद को। अब 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी जो है केवल 6 राज्यों में ही है, बाकी सभी राज्यों में एक ही सदन है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर भी याद लिखना जरूरी है। फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सेम प्रोसेस होती है। तो अब हम इसको जो है इस चैप्टर में हम राज्य सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई राज्य सरकार क्या है। तो ये संघात्मक शासन है, इसलिए दोहरी सरकारें हैं। अगर एकात्मक शासन होता ना इंग्लैंड की तरह, आपने संघात्मक शासन पढ़ा है, भारत के संघात्मक शासन की विशेषताएं भी बड़ी है, जहाँ दोहरी सरकार होती है। तो संघात्मक शासन है इसलिए दोहरी सरकार है। अगर एकात्मक शासन होता इंग्लैंड की तरह तो ये दोहरी सरकार वाला लफड़ा नहीं होता, दोहरी सरकार नहीं होती। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार को। हमने पूरे पार्ट में पढ़ लिया था, अध्याय जो 22 आपने पूरा केंद्र सरकार के बारे में पढ़ लिया था, 3 अंगों के बारे में पढ़ लिया था। अब राज्य सरकार के इन सारे अंगों को हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राज्य सरकार के बारे में कि राज्य सरकार में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, कौन सा उसका अंग होता है। और राज्य सरकार के भी जैसे केंद्र के 3 अंग होते हैं उसी तरह राज्यों के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज बात नहीं जरूरी है। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो आपके राज्य कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे कि राज्य कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, भारत में संघ का संघात्मक शासन है। इसका यहां पर संघ का मतलब क्या होगा, संघ का मतलब है कि राज्यों से मिलकर के और संघ का निर्माण होता है। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका को अगर हम चर्चा करें तो राज्य कार्यपालिका में जो है किस किस को सम्मिलित किया जाएगा, तो उसमें हम सबसे पहला जो आपके है चैप्टर है राज्य कार्यपालिका के बारे में है, उसको हम पढ़ेंगे। हेलो, हाँ कीजिएगा, ठीक है। राज्य कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित किया जाता है, तो राज्य कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे कि राज्य कार्यपालिका में किस किस को सम्मिलित करेंगे। राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद, इसके बारे में हम जो है पहले पढ़ेंगे। फिर राज्य विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि राज्य प्रशासन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि राज्य प्रशासन यानी राज्य का शासन किस तरह चलता है।
तो राज्य प्रशासन की विशेषताएं क्या होती है? राज्य प्रशासन की विशेषताएं क्या होती है? तो राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, पहली जो बात करते हैं कि राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, यानी राज्य का अलग से कोई प्रशासन नहीं है। केंद्र के जो नियम हैं, संविधान के द्वारा जो बताए हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, वो उसी के नियुक्ति राज्यों में की जाती है। ठीक है, तो राज्य का कोई अलग से प्रशासन नहीं होता है। केंद्र के आधार पर जो संविधान के द्वारा जो राज्य सेवाएं निर्धारित की जाती है, वही सेवाएं यहाँ पर काम आती है। ठीक है। नंबर 2, भारत में राज्य प्रशासन की दूसरी विशेषता है कि राज्यों का कोई अलग संविधान नहीं है। राज्यों का कोई पृथक संविधान नहीं है, पृथक संविधान नहीं। संघात्मक शासन अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका के संघात्मक शासन और भारत के प्रशासन, भारत के जो संघात्मक शासन के एक अंतर प्रमुख रूप से है कि वहाँ पर केंद्र का और राज्यों का अलग अलग प्रशासन भी अलग अलग होता है और साथ में वहाँ के राज्यों का संविधान भी अलग है। यहाँ पर हमारे ऐसा कोई नहीं है, हमारा एक ही संविधान है और संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बांट दिया जाता है। तो अमेरिका से भिन्नता रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो अलग नहीं है। राज्यों का कोई पृथक संविधान भी नहीं है और कोई राज्यों का अलग प्रशासन नहीं। ठीक है। नंबर 3, आपातकालीन स्थिति में या आपातकाल में राज्य प्रशासन केंद्र के अधीन। एकात्मक स्वरूप कह सकते हो कि वैसे तो संघात्मक स्वरूप है, आपने इसमें पढ़ा है, आपातकालीन शक्तियां भी पढ़ी है राष्ट्रपति की। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तो भारत का जो संघात्मक ढांचा है वो किस में बदल जाता है? एकात्मक में। ठीक है। तो आपातकाल के समय में देश के संकट काल से मुक्ति दिलाने के लिए आपातकाल में भारत का जो शासन है वो किस में बदल जाता है? एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। नंबर 4, केंद्र पर निर्भरता। केंद्र पर निर्भरता यानी केंद्र पर हमारे यहाँ राज्यों को जो सेपरेट कार्य करने की छूट नहीं है। राज्यों को अनुदान के मामले में या कई मामलों में जो है वो केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। शक्तियों के विभाजन में भी हमने चर्चा की थी कि शक्तियाँ केंद्र को ज़्यादा दी गई है और राज्यों के मामले में भी कई बार एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब राज्यों की शक्तियों का प्रयोग भी केंद्र कर सकता है। तो केंद्र को जहाँ तक हो सके, राज्यों को जहाँ तक हो सके केंद्र के अधीन रखा गया ताकि वो स्वतंत्र होने की कभी सोच नहीं सके। ठीक है। वित्तीय मामलों में ले लो, प्रशासनिक मामलों में ले लो, अन्य कई मामलों में अगर हम देखें तो राज्यों को केंद्र के अधीन किया गया है ताकि राज्य, अमेरिका में आपने पढ़ा है वहाँ के संघात्मक शासन की एक बात है कि वहाँ राज्यों को केंद्र से अलग होने की भी छूट है। केंद्र की अवमानना भी कर सकते हैं वो, लेकिन यहाँ पर राज्यों को ऐसा नहीं, राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। ठीक है। नंबर 5, राज्य प्रशासन विकास प्रशासन का द्योतक। विकास प्रशासन का द्योतक। तो राज्यों को, प्रशासन को जो है हम कह सकते हैं कि राज्य को इसलिए शक्तियां दी गई है क्या कि केंद्र और राज्य मिलकर के और जो है देश का विकास कर सके। ठीक है। दोनों में सहभागिता हो, दोनों में कोऑपरेशन हो, एक दूसरे का सहयोग की भावना हो, इसलिए राज्यों को हम कह सकते हैं केंद्र और राज्य मिलकर के। आप नीति आयोग है, नीति आयोग इसलिए बनाया गया है, या पहले विकास जो आपके योजना आयोग था तो उसमें केंद्र और राज्य मिलकर के देश के विकास की योजनाएं तैयार करते हैं। तो राज्य प्रशासन का उद्देश्य क्या है?
विकास प्रशासन, देश का विकास करना केंद्र और राज्य मिलकर के। ठीक है। नंबर 6, जन सहभागिता पर आधारित, जन सहभागिता पर आधारित। केंद्र और राज्य मिलकर के और जन सहभागी होते हैं, दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है। नीति आयोग, वित्त आयोग, इस प्रकार के जो आयोग बने हुए हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है कि दोनों मिलकर के काम करें। जब नीति आयोग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि नीति आयोग में केंद्र के समान राज्यों को भी मुख्यमंत्रियों को जो है उसका सदस्य बनाया गया है, ताकि देश का विकास मिलजुल के करे। तो दोनों कोऑपरेटिव रूप से काम करें, मिलकर के काम करें। ठीक है। तो जन सहभागिता पर आधारित है। फिर सचिवालय, राज्य प्रशासन की धुरी, राज्य प्रशासन की धुरी। देखिए, सचिवालय जहाँ पर सभी विभागों के सचिव होते हैं, उनके जो है मंत्री होते हैं और सभी विभागों के सचिव होते हैं। तो सचिवालय एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, संगठन है जो देश के उस राज्य की राजधानी में होता है। तो सचिवालय से ही पूरे राज्य का प्रशासन वहाँ से संचालित होता है। अलग अलग विभागों के अलग अलग कार्य सचिवालय के द्वारा ही किए जाते हैं। और 8वां जो पॉइंट है वो है प्रमुख प्रशासकों। अभी कुछ उनका खाना वाना खा लीजिए, दीपेंद्र जी 11:30 है। प्रमुख प्रशासकों का अखिल भारतीय सेवाओं में चयन, अखिल भारतीय सेवाओं में चयन। चयनित होकर आना। तो देखिए, यहां पर हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं जो होती है वो जैसे जो आईएएस परीक्षाएं जो होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षाएं हैं, तो ये परीक्षाएं केंद्र में होती है जिसमें राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है भाग ले सकता है। और जब वो अपॉइंट हो जाता है, जब वो नियुक्त हो जाता है, तो इनको केंद्र के प्रशासनिक अधिकारियों को राज्यों में भी भेजा जा सकता है। और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो सीनियरिटी के आधार पर केंद्र में भी जा सकते हैं, केंद्र में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। यानी प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उनको, जो 3 तरह की प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनको केंद्र और राज्यों में ट्रांसफर होता रहता है। राज्यों से अगर सीनियरिटी मिली तो आप केंद्र में, यानी आईएएस की परीक्षाएं पूरे भारत के कोई भी नागरिक दे सकता है, किसी भी राज्य का दे सकता है। परीक्षाएं पास करने के बाद उनकी नियुक्ति केंद्र में भी हो सकती है और राज्यों में भी हो सकती है। यहाँ तक कि नियुक्ति होने के बाद भी अगर राज्यों में वो सीनियरिटी प्राप्त कर ले तो उसको केंद्र में भी अपॉइंट किया जा सकता है और वापस राज्यों में भी भेजा जा सकता है। तो सेवाओं की एकता स्थापित करने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है, ताकि राज्यों को अलग से कोई ऐसी नहीं होगी। इसके अलावा राज्यों में कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और उनको अपॉइंट जो है, उनके कार्य जो है, कार्य क्षेत्र जो होता है राज्य होते हैं। ठीक है। जैसे जिला कलेक्टर एक आईएएस पोस्ट होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की पोस्ट होती है, और उनकी नियुक्ति राज्यों में, जिलों में की जाती है। तो दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो प्रमुख जो प्रशासक होते हैं उनको अखिल भारतीय सेवाओं में, आईएएस में सेलेक्ट होते हैं और नियुक्ति राज्यों में होती है। तो राज्यों में और केंद्र मिलकर के और प्रशासनिक सेवाओं को जो है संचालित करते हैं। ठीक है। नंबर 9, राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि या एजेंट कह सकते हैं, प्रतिनिधि होता है। देखिए, जब राज्यपाल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बना रहता है। वो एक तरह से केंद्र, राज्यों में केंद्र का एजेंट के रूप में काम करता है। यानी उनको नियुक्त राष्ट्रपति करता है और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को। तो राज्यों में निगरानी रखने के लिए कि राज्यों में संवैधानिक जो के अनुसार शासन संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो राज्यों पर निगरानी रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल टोटली केंद्र का जो है एजेंट होता है, केंद्र का जो है
राष्ट्रपति होता है उसको वेतन भत्ते सब जो है केंद्र से प्राप्त होते हैं, और उनको हटाने का अधिकार, उनको ट्रांसफ़र करने का अधिकार सब राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार उसको राज्यों में भेजती है, और राज्यों के प्रशासन की निगरानी रखने के लिए, राज्य सरकारों पर निगरानी रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रों में की जाती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया राज्यपाल राष्ट्र जो है राज्यों में क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। नंबर 10, स्थानीय प्रशासन राज्य प्रशासन के अधीन होता है। स्थानीय प्रशासन जो होता है, जो जिलों में होता है, तहसीलों में होता है, पंचायत समितियों में होता है, इन स्थानीय प्रशासनियों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उन पर नियंत्रण होता है किसका, राज्य प्रशासन का, राज्य सरकार का। ठीक है, जैसे तहसीलदार है, छोटे जो पद होते हैं, एसडीएम है, तहसीलदार है, तो ये राज्य प्रशासन के स्थानीय प्रशासन। इसके अलावा जो आपके स्थानीय शासन जो होता है, सरपंच, वार्ड पंच, ये इन सबको जो है ये राज्य प्रशासन के अधीन काम करते हैं। राज्य ही प्रशासन ही इनके चुनाव करवाता है, सरपंच वार्ड पंचों के। और राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसमें तहसीलदार होते हैं, एसडीएम होते हैं, ठीक है, उपखंड अधिकारी होते हैं, तो ये राज्य प्रशासन के उससे होते हैं, न कि संघीय प्रशासन के। इनके लिए एक परीक्षाएं आयोजित होती है, जिसे हम कह सकते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा। ठीक है, जैसे राजस्थान में इसको कहते हैं RS की भर्ती परीक्षा होती है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा होती है, तो वो राज्य प्रशासन के हिस्से बनते हैं, न कि केंद्र के। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में IAS की परीक्षा होती है, अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा होती है, उसी तरह अलग अलग राज्यों की अपनी प्रशासनिक सेवा होती है। ठीक है, तो जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो वैसे राजस्थान RS होती है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कहाँ होगी, उनकी नियुक्ति इन राज्य प्रशासन के अंदर की जाएगी। ठीक है, और इनको राज्यों में भेजा जाता है। तो RS अधिकारी जो है वो केवल उसी राज्य में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये राज्य प्रशासन में इनकी हिस्सेदारी होती है, तो राज्य प्रशासन में ही इनको भेजा जाता है। और IAS को जो है वो राज्यों में अपॉइंट किया जा सकता है, राज्यों में अपॉइंट किया जा सकता है, इसका अर्थ इनको ऊपर केंद्र में भी भेजा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय जो प्रशासन है वो किसके अधीन होता है, वो राज्य प्रशासन के अधीन होता है। ठीक है भाई, तो आज हमने चर्चा कर ली थी कि केंद्र और राज्यों का जो है किस तरह का भारत में संघात्मक ढांचा किस प्रकार है, और समान रूप से है, क्योंकि केंद्र में जो जो व्यक्ति होते हैं वैसे ही राज्यों में होते हैं। राज्य के भी 3 अंग होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी, सबसे पहला जो हम राज्य सरकार में हमने पढ़ा था, राज्य कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य न्यायपालिका होती है। राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पहला जो अंग पढ़ लिया था कि जो पहला अंग है राज्य कार्यपालिका। तो राज्य कार्यपालिका में हमने पढ़ा था कि राज्य के प्रशासन की देखने के लिए राज्य कार्यपालिका होती है। तो राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है कि राज्य प्रशासन का स्वतंत्र अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अलग से प्रशासन नहीं होता है, केंद्र के अधीन होता है, कोई पृथक संविधान नहीं होता है। आपातकाल में संघात्मक ढांचा एकात्मक रूप में बदल जाता है। केंद्र पर निर्भर राज्यों को जानबूझ के बनाया गया है ताकि राज्यों को जो है केंद्र से कभी भी पृथक होने का अधिकार न मिले। राज्य प्रशासन और केंद्र मिलकर के प्रसाद जो है विकास कार्य करते हैं, दोनों जन सहभागिता पर आधारित होते हैं। ठीक है, सचिवालय जिसमें सभी विभागों के सचिव और मंत्री होते हैं, तो वहाँ से पूरे राज्य का प्रशासनिक ढांचा संचालित होता है, चलता है। ठीक है, प्रमुख प्रशासकों को अखिल भारतीय सेवाओं में भी भेजा जा सकता है, और इनकी नियुक्ति केंद्र करता है, राज्यों में भी भेजा जा सकता है। फिर राज्यपाल राज्यों में केंद्र का एक एजेंट होता है, जो केंद्र में जो राज्यों के जो है संवैधानिक तंत्र की देखरेख करता है, और केंद्र को समय समय पर इसकी सूचना देता है कि राज्य सरकार क्या कानून बना रही है, राज्य सरकार प्रशासन कैसे चल रही है, प्रशासन संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। इन सब की सूचना समय समय पर वो राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उन्हीं के अनुसार वो काम करेगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को जो है वो राज्य प्रशासन के अधीन रखा गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि राज्य जो स्थानीय राज्य कार्यपालिका किस प्रकार की होती है और उसमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आगे हम जो है इसके अगले भाग को पढ़ेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।